एक खंड, खंड ए हो गया तो सभी को। सर इसका 11वां वाला बताना, A11। A11 तो 11, ठीक है। A11 में क्या दे रखा हमको, ध्यान से देखना। यदि Na एवोगैड्रो संख्या हो तो 4.2 ग्राम नाइट्रेट आयन में उपस्थित संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या बोल रहे हैं, 4.2 नाइट्रेट आयन। आ जाओ, पहली बात यहाँ पे क्या दे रखी है, तुमको द्रव्यमान दे रखा है, कितना द्रव्यमान दे रखा है, 4.2 ग्राम, ठीक है। एक सेकंड बेटा, निशा, 1 बाय 1 सबके लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रेट किसका द्रव्यमान दे रखा है, N3 माइनस का, और इसके ऊपर पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो पहले काम करता हूँ, इसकी पता कर लेता हूँ इसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट है, मोल कितने। तो द्रव्यमान से मोल निकालेंगे, द्रव्यमान से मोल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। उससे क्या देगा मार्क्स का, मोल आ जाएंगे, ठीक है। जो द्रव्यमान दे रखा है, यहाँ पर क्योंकि ये आयन है तो परमाणु ना लेके हम आयन द्रव्यमान लेंगे, जो कि एक तरह का परमाणु द्रव्यमान ही है, बट क्योंकि ये आयन है इसी कारण से इसको आयन लिख रहे हैं, ये तो है तो क्या, ये परमाणु द्रव्यमान। 4.2 आयनिक, इसका द्रव्यमान कितना, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 में 14, 14 आ जाएगा। आयन का कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान में है, द्रव्यमान में क्या आएंगे, जो हमारे न्यूक्लियस में न्यूक्लियन प्रेजेंट है वही आएंगे, ठीक है। न्यूक्लियन कौन है सर, 14 न्यूक्लियन है इसके अंदर, 14 से इसको क्या करेंगे, आप देंगे, क्या जाएगा हमारे पास 0.3 या फिर मोल, ठीक है। अब दूसरी बात, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करोगे तो तुमको मिलेगा 2 8। वैसे नाइट्रोजन की होती क्या है, हम सबको पता है सर 2 5 होती है, बट इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखे हैं, क्या रखे हैं, एक्स्ट्रा ले रखे हैं। तो L3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन होती है 2 8, तो आखिरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8। टोटल मोल नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है, कितने, ठीक है। और एक और चीज, अब अगर मेरे पास मोल आ चुके हैं N3 के मोल, तो मैं N3 की संख्या भी ज्ञात कर सकता हूँ। संख्या कैसे निकालूंगा, बिल्कुल जितने मोल है उसको एवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगी मेरे पास N3 माइनस की संख्या, आयन की संख्या। और आखिरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी भी ये संख्या होगी इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, योगी इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 0.3 इंटू Na, इसको सॉल्व करेंगे 2.4 Na आ जाएगा, आ जाएगा 2.4 Na। अब आ गया बेटा समझ में, बताओ सभी को समझ में है कि 2.4 Na कहां से आया, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा, जो कि 2.4 Na, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं ना 2 8 8,
एसपीडीएफ वाली और एक दूसरी होती है शेल वाली, कक्ष वाली। तो ये कक्ष वाली कर रखते हैं। और D2 बी में किसी का कोई नहीं है, ए में सभी के क्लियर है। इसके अलावा ए में कोई है? मुस्कान, सौरभ, पंकज, बताओ। अनीशा का, अनीशा बेटा D2 और D3, इसके अलावा और कोई? B9, ठीक है। वैसे B9 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इसको बाद में करवाना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार करवा दूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम दोबारा से कर लेंगे बाद में, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट में दो तीन बातें हैं जो अभी आपको पढ़नी है, ठीक है। और B9 के अलावा संजय, हो गया? चले आगे। B9 मेरा भी डाउट, ठीक है ठीक है। मुझे पता है ज्यादातर का B9 डाउट होगा, क्योंकि B9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ और B9 को मैं सोल्व करवाता हूँ, ठीक है। और B9 का सॉल्यूशन लिख लेना कहीं पर, क्योंकि B9 जब खुद से करेंगे तो डाउट में आएगा जरूर, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। B9 में क्या दे रखा है हमारे पास? एक धातु क्लोराइड का वाष्प घनत्व कितना दे रखा है? 66। वाष्प घनत्व दे रखा है धातु का, धातु क्लोराइड का। पहली चीज, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया गया है उसका सही तरीके से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, वाष्प घनत्व दे रखा है। वाष्प घनत्व के जितने भी सूत्र आपको याद है वो माइंड में घूम जाने चाहिए। दूसरी बात, उसने दिया कि उसका ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में धातु का प्रतिशत दे रखा है। धातु का प्रतिशत कितना दे रखा है? कि अगर मैं इस धातु का ऑक्साइड बनाऊंगा, उस ऑक्साइड के अंदर 53% क्या होगा? धातु रहेगा, ठीक है। तो धातु का क्या याद करना है हमको? बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन में देखा है, इसमें क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ भी हिंट नहीं दे रखी, ठीक है। अब तुमको जितने भी वाष्प घनत्व के सूत्र याद है और मास प्रतिशत, ये द्रव्यमान प्रतिशत वाला चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलो इसके अंदर देखेंगे इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली चीज हमको पता करना है कि वाष्प घनत्व दे रखा है, तो वाष्प घनत्व से मैं इस धातु क्लोराइड का क्या ज्ञात कर सकता हूँ? आणविक भार। क्या ज्ञात कर सकते हैं? आणविक भार। वो कितना आ जाएगा? देखो, हमको पता है वाष्प घनत्व क्या होता है? सर, आणविक भार अपोन में, आणविक भार किसका? इस धातु क्लोराइड का। आणविक भार किसका आएगा? धातु क्लोराइड का, ना कि धातु का। जो कि कितना आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो हमारे पास ये 66 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आणविक भार कितना आ जाएगा हमारे पास?
132, ठीक है, 132 आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमको दूसरी चीज क्या दे रखी है, धातु दे रखा है, धातु का। अब हम मान लेते हैं अगर हमारे पास ये धातु है, धातु का ऑक्साइड, और इस ऑक्साइड को मैं अगर 100 मान लूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि धातु का ग्राम कितना होगा। अगर मैं ऑक्साइड का मान इसका ऑक्साइड का 2 ग्राम ले लेता हूं, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग मेरा धातु का द्रव्यमान कितना होगा। थ्री प्रतिशत, देखिए तो आप इसके लिए 100 ग्राम धातु में कितना आ जाएगा हमारे पास, ग्राम, ठीक है। यानी अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड, उसके अंदर 53 ग्राम क्या होगा, मेरा धातु रहेगा। ये निकालना कैसे, क्योंकि हमको पता है जो प्रतिशत निकालते हैं, जिसका निकालना हो तो उसे ऊपर रखते हैं, बटे में कुल प्रतिशत, कुल द्रव्यमान इसका धातु ऑक्साइड का, और इंटू 100 कर देते हैं। तो अगर मैं धातु के ऑक्साइड का ही 100 मान लेता हूँ, तो धातु का द्रव्यमान आ जाएगा 53, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तुम आगे देखोगे, दूसरी बात, अब मेरे को आणविक भार पता चल चुका है। आणविक भार किसका, धातु क्लोराइड का, ठीक है। धातु का गिवन द्रव्यमान पता चल चुका है। अब मुझे बात क्या करनी है, मुझे यहाँ पर निकालना है कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, क्या करना है, ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पता कर लेंगे जो वेट होगा, वेट ऑफ, वेट से पहले बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्या आएगा, जितना भी हमारा आणविक भार है, ठीक है, ये आणविक भार बटे E इंटू 35.5। अब ये E इंटू 35, तो यहाँ पर लिखो, बैलेंस इक्वल्स टू आणविक भार बटे जो हमारा E प्लस 35.5। अब ये E क्या है, हमारा धातु का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट द्रव्यमान। क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होता है, 35.5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट द्रव्यमान, और बैलेंस ही निकालनी पड़ेगी। तो जितना भी हमारा आणविक भार है उसमें उनके इक्विवेलेंट द्रव्यमान से जब भाग देंगे तब क्या आएगा हमारा बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, आणविक भार मेरा 132, की वैल्यू मुझे पता नहीं जो कि निकालनी है, और दूसरा 35.5, यहाँ से मेरी बैलेंस प्लस रहेगी। और जब मेरे को बैलेंस ही पता चल चुकी है, मेरे को धातु का पता चल जाएगा कि कौन सा धातु है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, पहले ई निकालना पड़ेगा। ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखोगे धातु कितना है, 53 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन 47 ग्राम होगा, यस और नो, ठीक है। जब ऑक्सीजन 47 है तो याद रखना द्रव्यमान भार, ऑक्सीजन का भार बटे
जो हमारा मेटल ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, उसका भार बराबर होगा किसके, वो भी हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको निकालने के लिए तुम देखोगे सीधा सीधा तरीका है, 53 ये बराबर होगा किसके, धातु का भार बटे मेटल ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड के भार, वो भी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन का कितना आएगा यहाँ पर, 9.2 इंटू 53, धातु का इसका 47 और इंटू 8। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर ये तो ऑक्साइड है, रेट ऑफ धातु की वैलेंसी यहाँ से आ जाएगी 4, और धातु की वैलेंसी जब यहाँ से आएगी 4, ठीक है। भार, धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार इंटू 8 करेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.2 इंटू 53 अपॉन में 47 इंटू 8। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा किसका, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा धातु का, जो कितना आएगा 9.02। और जब इसको 9.202 को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो वैलेंसी आएगी वो वैलेंसी मेरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर पुट करेंगे 9.02, ठीक है। और जब 9.202 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा धातु का परमाणु परमाणु भार, वो आ जाएगा 3 इंटू 9.02, जो कि अराउंड 27.06 के ग्राम के आसपास आएगा। यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट मास का भी कॉन्सेप्ट आ रखा है, ठीक है। बताओ, थोड़ा सा डाउट है इसमें अभी। एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं इसको साफ साफ करवा देता हूँ। जिसको भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा से करवा देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आ जाए। सबको डाउट है इसमें या किसी को समझ में आया, डाउट है?
पूरा डाउट है? चलो एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा से करवा देता हूँ तुम सबको। अनीशा, गौरव, मुस्कान, संजय, आपको डाउट है बेटा? ठीक, इसको मैं काम करता हूँ, सिंपल मेथड से करवा देता हूँ, एक बार दूसरे मेथड से करवा के देखता हूँ, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता। एक साथ साथ इसको करके देखते हैं, ठीक है? जो मैं कहता है क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है? एक काम कर देता हूँ, मैं इसको मिटा के दोबारा से करवा देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9.02 आ जाएगा। हमेशा ये B9 क्वेश्चन है बेटा। ये था, एक धातु क्लोराइड का वाष्प घनत्व अगर 66 है तो उसके ऑक्साइड में 53% धातु है, तो धातु का परमाणु भार ज्ञात करें। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलो मैं इसको दोबारा से ढंग से करवाता हूँ, फिर आप नोट कर लेना। ठीक है? अब ध्यान से देखना, एक वन बाय वन। सबसे पहले वाष्प घनत्व दे रखा है, तो वाष्प घनत्व से हम क्या निकालेंगे, और दूसरी चीज हमको क्या करनी थी, धातु प्रतिशत, जो कि 53%। अगर जो प्रतिशत है, तो अगर हमारा ऑक्साइड अगर 100 ग्राम होगा, ऑक्साइड का द्रव्यमान, ठीक है, तो जो मेटल है वो कितना होगा, 3 ग्राम। और जो इसका जो मेटल का भार है, यानी धातु का भार, और वहीं पर तुम अगर ऑक्सीजन का भार याद करोगे, वो आ जाएगा 47। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ये देगा। ठीक है, दूसरी बात मेरे को निकालना है इक्विवेलेंट भार इसका, धातु का। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहली चीज मैं रखूंगा ऊपर मेटल का भार, यानी धातु का भार, और नीचे रखूंगा मैं इसका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भार। ठीक है, अब ऑक्सीजन का भार हमने क्या किया, तो हमको सबको पता है जो ऑक्सीजन होता है वो किस में रहता है, O2 में। ठीक है, और जब O2 में रहेगा, इसका जो आणविक भार होता है वो 32 होता है। और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो 2 ऑक्सीजन की टोटल 4 जाएगी, तो जो इसका इक्विवेलेंट भार आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जब धातु का भार ज्ञात करूंगा तो उसको क्या करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया हमने, ऑक्सीजन। क्या लिया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट भार से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट भार के बारे में थोड़ा सा जान लें। अब जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 23 होता है और इसकी वैलेंसी
1 होती है, तो इसका जो इक्विवेलेंट भार हो गया वो कितना होगा, 23 रहेगा। बट वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24, बट वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो इसका इक्विवेलेंट भार कितना हो गया, 12। वहीं पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना होता है, 26, बट इसके अंदर जो वो होता है जैसे 27 होता है, इसका 3 से भाग देंगे तो इसका इक्विवेलेंट भार कितना आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो उसका इक्विवेलेंट भार कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसका इक्विवेलेंट भार से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जो धातु है, धातु का भार कितना दे रखा, 53, और ऑक्सीजन का भार 43, 8 से करेंगे तो ये कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.02, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, जो धातु का इक्विवेलेंट भार, ठीक है। ये ऊपर वाले क्या है, ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट भार, इक्विवेलेंट भार, इक्विवेलेंट भार। एक बात याद रखना, इक्विवेलेंट भार अगर मेरे को दे रखा है और मुझे उसका परमाणु भार जानना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका जो वैलेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे धातु का इक्विवेलेंट भार तो पता चल चुका है, मुझे क्या जानना है, वैलेंसी। अगर वैलेंसी जान दूंगा, इससे मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाएगा, परमाणु भार, ठीक है। तुम सबको समझ में आया ये चीज, सौरभ, अनीशा, मुस्कान, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट भार, और कहीं पर लिख भी देना इक्विवेलेंट भार को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो परमाणु भार ज्ञात होता है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात मुझे जाननी है, क्या मुझे क्या निकालना है, वैलेंसी। इस वाले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब मुझे ज्ञात करती है वैलेंसी। वैलेंसी ज्ञात करने के लिए आप सबको याद रखना पड़ेगा, वैलेंसी ज्ञात करने के लिए आप सबको याद रखना पड़ेगा, हम ऊपर कर लेंगे जो उसका क्या है, आणविक भार, आणविक भार कहां से ज्ञात हुआ था हमको, वाष्प घनत्व से। तो वाष्प घनत्व से आणविक भार कितना है हमारा, 132 बटे में। अब क्लोराइड हमको पता है ये क्या है, धातु, किसका है, मेटल क्लोराइड। अब धातु का इक्विवेलेंट मास आपको पता है कितना है, क्लोराइड का कितना होगा, तो क्लोरीन का होता है 35.5 और उसकी वैलेंसी होती है 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना चाहिए, इक्विवेलेंट भार कितना जाएगा, ऊपर कितना है हमारे पास, तो 132 बटे, इनको जोड़ो कितना आएगा हमारे पास, जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 5 2 4 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.96 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3, क्योंकि बैलेंस 3 में होगी, कभी भी डेसिमल में नहीं होती, डिवीजन में होती।
अब मुझे वैलेंसी पता चल चुकी है, उसका इक्विवेलेंट भार पता चल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, परमाणु भार निकालूंगा। जो कि कितना होगा सर, जो उसका इक्विवेलेंट मास है 9.02, उसको उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 27.06। काम खत्म। अब सबको समझ में आई ये चीज? पंकज, मुस्कान, अनीशा, गौरव, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से एक कॉन्सेप्ट अलग से आया है, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे पास जो परमाणु भार होता है वो होता है क्या, इक्विवेलेंट भार प्लस इनटू वैलेंसी। मुझे हमारे पास एक नया सूत्र और मिल गया। यहाँ से बैलेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, आपके पास आणविक भार होना चाहिए और उसका इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकाल लेंगे, मैंने अभी भी निकालना सिखाया। बाकी सब जैसे क्लोरीन का 35.5, उसका क्या होता है परमाणु भार, और 1 से इसकी वैलेंसी होती है, तो उसका क्या इक्विवेलेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? बताओ अब मेरे ख्याल से B9 क्लियर हो जाएगा सभी को। B9 को जब तक 2 बार सोल्व नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, कम से कम 2 बार जरूर सोल्व करना है इसको। हाँ, वैलेंसी का ही होगा। ठीक है, क्या इक्विवेलेंट बार क्या होता है? हाँ, ऐसे निकालेगा। जैसे अगर हमको पता है कि किसी, जैसे मेरे को यहाँ पे निकालना है, मेरा धातु है, धातु का प्रतिशत कितना है 53, धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार, इनका जो अनुपात होगा वही अनुपात क्या होगा, उनके इक्विवेलेंट भार का भी अनुपात होगा। यानी यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या इक्विवेलेंट भार किसका, धातु का बटे इक्विवेलेंट भार किसका, ऑक्सीजन का, बराबर होगा किसके, धातु के भार बटे ऑक्सीजन के भार। अब ऑक्सीजन का भार हमें पहले से पता है, इक्विवेलेंट भार जो कि 8 होता है, इस 8 को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये जो है ये इसके ऊपर आएगा यहाँ पर, तो लिखना चाहोगे तो इसको ऊपर भी लिख लो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये वाला B9 क्लियर हो गया? मैंने बोला भी था B9 में क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, और बताओ और किसी को क्या डाउट है? ठीक है, अब अनीशा आपका D2 और D3 है बेटा, और कोई है आपका? F2 भी है। ठीक है, चलो D2 देख लेते हैं, D2 और D3 में क्या है। ठीक है, आ जाओ। जब हम बात कर रहे हैं D2 की, D2 में क्या दे रखा हमको बेटा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। D2 में क्वेश्चन में बता देता हूँ आप सबको, सबने नोट कर लिया ये चीज, इसको मिटा दें। जब तक मैं D2 बता देता हूँ, D2 में क्या दे रखा हमारे पास 9.8 ग्राम बेरियम कार्बोनेट का पूर्ण विघटन से प्राप्ति स्थिति पर क्या होता है, CO2 का आयतन ज्ञात करें। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, जो बेरियम कार्बोनेट है वो टूटकर बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ और हम कौन सा करते हैं,
B2 करते हैं। D2 में देखो, D2 में क्या दे रखा है? D2 में देखो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है बेरियम कार्बोनेट। जब ये टूटता है तो हमको पता है कि ये बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा, यानी जो उत्पाद होंगे वो बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के। और कौन सा नीचे बेटा? क्वेश्चन पढ़ के बताओ नीचे बेटा। बताओ जल्दी नीचे बेटा। चलो तब तक मैं इसका बता देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है? ये हमको दे रखा है कितना? 9.8 9.85 ग्राम। और तो बताओ एसटीटी के ऊपर इसका आयतन कितना होगा? ये मोल विश्लेषण से सिंपली हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके कितने मोल आएंगे और हमको पता है मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बार दे रखा है उसको आणविक भाग से भाग दे देंगे। अनिशा बेटा बता देना आप जब रेडी हो तो। ठीक है, इसका 137, इसका बेरियम का, कार्बन का 12, 16 × 3। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9.85 बटे 97। ठीक है, और इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हमने मोल निकाल लिए। अब इसका एक मोल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसके एक मोल किसका? बेरियम कार्बोनेट का एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो अगर इसके मोल 9.85 ग्राम बटे 97 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने ही बनेंगे? इतने ही बनेंगे। और जब मोल आ जाएंगे तो इसको मानक आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। q2 का आयतन कितना आ जाएगा यहाँ पर? 22.4 × 9.85 इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा 0.05 लीटर। 1.12 लीटर आएगा। हाँ बेटा पंकज बिल्कुल सही। अनीशा बेटा आपको क्वेश्चन मिला? यस सर।